Okay, good Okay, sir. morning. Good morning. Good morning, sir. Today Good morning. we will discuss two topics. One is a proposal for writing how to write a proposal for research grant, and second will be the ethical issues while conducting the research. आप में से कुछ लोगों ने मेरे को कल theoretical framework बना के भेजा. That was a good initiative. Although it is not very perfect, but for beginner it is a good step. आप थोड़ा गूगल स्कॉलर पे भी सर्च करोगे तो आपको आइडिया आएगा. मतलब पहले अटेम्प्ट में आपका टीएफ एग्जैक्ट नहीं बनेगा. प्रोबेबली 5-6 बार जब आप ट्राई करोगे यू विल एबल टू एटलीस्ट पुट 70-80% थेरोटिकल फ्रेमवर्क करेक्ट. हाँ, और थेरोटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, वो कैंडिडेट को समझ में आना चाहिए बेसिकली, और जो रिव्यूअर होगा उसको पता चलना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ से डेटा ले रहे हो, कौन सा मेजरमेंट टूल यूज कर रहे हो और कौन से स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर रहे हो. राइट. वो भंडारा के स्टूडेंट है क्या फेराइट पे स्टडी करने वाले? हेलो, भंडारा के स्टूडेंट जॉइन हुए क्या? फ्रेंड्स, काल तुमच्यापैकी कोणी विचारलं होतं सरांना ज्यांचं ते फेराईट फेराइट वर जे रिसर्च करणार होते क्वालिटेटिव्ह आलेत का ते? हो सर ते जॉईन आहेत सर मुनेश्वर बिशेल. हा, तर त्यांना ऐकू येत आहे ना माझा आवाज? हो सर आवाज जात असेल ते कदाचित. हा हा, तर त्यांच्याकरता असं आहे. माझंही फेराईट आहे सर, माझंही फेराईट वरच आहे. हा तर चालेल सर मला. हा, थोडं मराठीत सांगतो मी. तुम्ही हो सर चालेल. क्वालिटेटिव्ह करा, पण ऍट द सेम टाइम तुम्हाला एखादं मॉडेल डेव्हलप करावं लागेल की एक्झिस्टिंग सर. फेराइट डिपॉझिट मधनं व्हॅल्यू एक्सट्रॅक्शन करून त्याची कमर्शियल व्हायबिलिटी कशी वाढवायची याचं एखादं हो, सर. मॉडेल तुम्हाला डेव्हलप करावं लागेल आणि ते मॉडेल टेस्ट करावं लागेल. म्हणजे अच्छा. मग तुमचे जे काही हायपोथिसिस होतील ते स्टॅटिस्टिकली टेस्ट होतील, नाही तर ते काय होईल, फक्त तो एक ग्रंथ होऊन जाईल थिअरॉटिकल. त्याचा हो, सर. तुम्हाला डिग्री मिळेल पण मग त्याची व्हॅल्यू नाही आहे. तर म्हणून काल मी बघितलं तुम्हाला गुगल स्कॉलर मध्ये वेस्टर्न आफ्रिकामध्ये अशा प्रकारचं काही झालेलं रिसर्च आहे. तर ते पेपर डाउनलोड करा तुम्ही गुगल स्कॉलर मधनं. आणि हो सर. जसं मी सांगितलं होतं की इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सला व्हिजिट द्या. जास्तीत जास्त काय होईल, हो, सर. तुम्हाला काही मिळणार नाही, पण तिथले लोक तुम्हाला इन्साइट देऊ शकतील. आणि तुमच्यामध्ये जर मॅथमॅटिकल कॅपॅबिलिटी असेल तर एखादं मॅथमॅटिकल इक्वेशन किंवा मॅथमॅटिकल मॉडेलही बनवा, नाही तर मग कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क बनवून तुम्ही ते काम करू शकता. नुसता थेरीचा अजिबात नका बनवून थेसिस. तुम्हाला डिग्री हो, मिळून सर. जाईल, तो प्रश्न नाहीये. पण मग उद्या कोणाच्या हातात तो प्रबंध गेला किंवा तुम्हाला पुढे अजून पोस्टडॉक वगैरे करायचं आहे तर मग थेरी काउंट्स नथिंग इन रिसर्च. तेवढं लक्षात ठेवा. हो सर. हो सो वी विल कम टू दी हाउ टू राइट दी प्रपोजल. अब क्या होता है, पीएचडी ये आपका पहला स्टेप होता है. वो पहला स्टेप आप सब लोग पार करोगे जब भी आपका थीसिस सबमिट हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा. इसके बाद जिन लोगों को आगे रिसर्च करने की इच्छा है या इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए ये आज का थोड़ा अहम टॉपिक होगा. और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वन शुड एटलीस्ट डू वन मेजर एंड वन माइनर प्रोजेक्ट इन देयर लाइफ टाइम. It is good experience beside teaching, and you get to know a lot of other things, and we can apply the skills that we learn during the PhD process. तो इसीलिए कंडीशन आती है कि रिसर्च उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास पीएचडी की डिग्री है. आगे के क्राइटेरिया में आपको आगे चल के बताऊंगा. ओके, सो अब इसमें दो चीजें हैं. एक है कि अगर बजट 100 रुपए का है तो लगभग 75 रुपए 80 रुपए ये साइंस को दिए जाते हैं, और केवल बचे हुए 25 से 30 रुपए जो होते हैं वो नॉन साइंस टीम को दिए जाते हैं. ये इसका बायस्ड है एक्चुअली, एंड दैट इज अ फैक्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा यील्ड करता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ठीक है, अगर हम नॉन साइंस स्ट्रीम के हैं फिर भी देर आर फ्रॉम टाइम टू टाइम सम गुड अपॉर्चुनिटीज विच अराइज, एंड इफ वी कैन पार्टिसिपेट then the chances that we might get shortlisted and we may get a chance to do a project.
there are number of institutions including UGC, AICT, ICMR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और आपके साइंस के भी काफी सारे हैं, वो होता है। अब जनरली इसका प्रपोजल का जो रिक्वेस्ट आता है, जिसको RFP बोला जाता है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, वो आता है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई के आसपास से सब जगह वेबसाइट पे, पेपर में ऐड आते हैं और वहां से वो प्रोसेस शुरू होती है। तो हमें शुरुआत करनी है जनवरी के महीने से। अभी हमारे 2 महीने चले गए, फिर भी आपके पास पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 4 महीने पड़े। आप अगर एक अटेम्प्ट लेना चाहते हो बनाने का प्रपोजल और भेजने का, वो लीजिए। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि एवरी ईयर वी सेंड अबाउट 5 to 8 प्रपोजल, 1 gets selected, rest 90% get rejected. So it's okay. We get 1 project every year. So how do we prepare for that? We have to start with some good idea. अब साइंस में क्या होता है? There are lots of groundbreaking theories, groundbreaking innovations, ideas are there. नॉन साइंस में कैसा होता है? कंसेप्ट्स होते हैं. यू कैन ऑल्सो डेवलप अ थ्योरी, जैसे मैनेजमेंट हो गया या कॉमर्स हो गया या इवन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया. बट साइंस में ये प्रोजेक्ट करना ज्यादा आसान होता है. हैविंग सेड दैट, नॉन साइंस में भी आते हैं कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज पॉलिसी के लिए ये चीजें मंगाती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक्स है, स्पेशली जो चिखलदरा से जुड़े हुए, वहाँ पे बंजारा टाइप के लोग रहते हैं. ट्राइबल तो रहते ही रहते हैं, बट ये बंजारा लोग हैं. अगर आपने अभी जो देखा होगा मीडिया में चल रहा है ये राठौड़ प्रकरण, तो वाशिम में उनकी वो पोहरा देवी है और वो बड़ा क्राउड बंजारे लोगों का वाशिम में रहता है. तो उनके कुछ कजिन या उनके जो भी भाई लोग हैं वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक्स में रहते हैं. तो प्रपोजल ये था कि जब से नरेगा चालू हुआ, MG नरेगा, तो ये बंजारों का माइग्रेशन पैटर्न कैसा चेंज हुआ, और गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड थी क्योंकि गवर्नमेंट को ये जानना था, क्योंकि बंजारा लोग घूमते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, तो त्यांच्या स्थलांतरावर परिणाम आला का आणि त्यांचं लाईफस्टाईल बदलला का याच्याबाबतचा तो अभ्यास होता आणि तो व्यवस्थित झाला. तो कई बार ऐसा आता है, even with the district collector or the divisional commissioner, there are certain budget allocations are there for every district, और वो आप जाके कर सकते हो. टू गिव यू एन एग्जांपल, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो स्कीम लॉन्च किया था, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, तो उसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट का एक स्टडी आया था जो VNIT नागपुर ने किया था, और उसमें मैं सोशल साइंस के बैकग्राउंड से मैं उनका एडवाइजर था. तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि गांव में सड़क बनने के बाद लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए. तो पहला ये हुआ कि मेडिकल एक्सेस बढ़ गया, एक्सेस टू मार्केट बढ़ गया, लड़कियां स्कूल में जाने लगी, बच्चे भी स्कूल में जाने लगे जो पहले बारिश के टाइम जा नहीं सकते थे. तो एक वो स्टडी करके उसका इंडेक्सेशन बनाया गया, उसको क्वांटिफाई किया गया. इट वाज नॉट ओनली अ क्वालिटेटिव स्टडी. तो नॉन साइंस फील्ड में भी आते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अगर मैनेजमेंट या कॉमर्स के हो गए, तो देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट. आप उनके साइट पे जाओगे ना, तो वही जो PhD के टॉपिक लेते हैं ना हमारे बच्चे, उसी टाइप का वो रिसर्च देते हैं, बट वो 3 या 4 महीने का होता है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, या ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस कैसा है. सो दे बोथ आस्क फॉर रिसर्च पेपर एज वेल एज द grant for project. So there are n number of agencies out there. So we start with a good idea, है ना. क्या होता है, कई बार आइडिया पुअर होती है बट उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है. पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि द कैंडिडेट इज वेरी गुड एट प्रेजेंटिंग द प्रपोजल इन अ वेरी आर्टिकुलेटेड फॉर्मेट एंड विच इज वेरी इंप्रेसिव. कई बार अच्छी आइडिया होती है बट उसका पैकेजिंग सही नहीं होता है, तो वो आइडिया भी रिजेक्ट हो जाती है. सो इसीलिए सबसे पहले हमको ये देखना है, कैन वी इम्प्रूव दी पॅकेजिंग, म्हणजे आपल्याला लिहिता येतं का. आणि मी तुम्हाला अगदी खरं सांगतो, एक A4 पान लिहिणं स्वतःच्या मनाने
हे अत्यंत कठीण काम आहे बरं का, अत्यंत कठीण काम आहे. म्हणून राइटिंग स्किल जो आती है वो हमें थोड़ी इनकलकेट करनी पड़ेगी. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एजेंसी है वो हमारे दिमाग में जो आइडिया चल रही है उसके लिए एजेंसी आपको ढूंढना है. क्या होता है, इनके प्रपोजल साल में एक ही बार आते हैं और रूटीनली आते हैं, हर साल आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक साल आया और 2 साल नहीं आया, आते हैं. सो आपके पास अगर आपने अगर एक फील्ड तय कर लिया तो आपको हर साल 5, 6, 7, 8 एजेंसियों से आपको टच में रहना पड़ेगा. एक बार एजेंसी आपको मिल गई कि वी मस्ट स्टडी दी फंडिंग गाइडलाइन. फंडिंग गाइडलाइन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर कोई आपको 8-10 लाख रुपए अगर दे रहा है तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि काम कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, टाइमिंग शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मॉनिटरिंग कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कैसा होना चाहिए. अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका फॉल बैक प्लान, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन देयर. सो वी मस्ट स्टडी दी गाइडलाइन. पेमेंट कैसा होगा वो भी दिया जाता है. एक बार आपने गाइडलाइन पढ़ ली कि आपको देखना है फंडिंग थीम में आपकी आइडिया आती है कि नहीं. नाउ मेनी टाइम एजेंसी क्या करती है, ब्रॉड फंडिंग थीम देती है. से अगर इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस बोल दिया तो उसमें सब कुछ आता है. बट सर्टन एजेंसी गिव वेरी माइक्रो थीम्स. जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, या आप बोलिए एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए. सो अगर ब्रॉड थीम दी है तो यू आर सेफ. अगर बहुत नैरो थीम दी है तो हमें देखना है कि हमारा प्रपोजल वो थीम में आता है कि नहीं. कई बार कैंडिडेट क्या करता है, गलत थीम में गलत प्रपोजल डाल देता है, वो रिजेक्ट हो जाता है. देन कुछ एजेंसी क्या करती है, जो फंडिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो डिस्क्लोज करती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा. अब देर आर ओनली 40% एजेंसी ये डिस्क्लोज करती है, 60% नहीं बताती है क्या करते हैं. सो दैट इज अ ग्रे और ब्लैक एरिया जो हम समझ नहीं पाते कि कौन से बेसिस पे हमें फंडिंग मिलेगा. बट अगर क्राइटेरिया दिया गया है तो आपको उस हिसाब से उसे जो लिखना है. जैसे अगर आपने यूजीसी का अगर देखा होगा, तो वो फंडिंग क्राइटेरिया नहीं बताते, वो बताते कि आपके बजट में कौन से हेड में लिमिट क्या होगी, ओवरहेड की लिमिट क्या होगी, इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड की लिमिट क्या होगी, स्टेशनरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लिमिट वो प्रोपोर्शन में बताते कि 10%, 15% ऑफ बजट, सो एंड सो फोर्थ. सो वी शुड नॉट रश टू राइट द प्रपोजल विदाउट स्टडिंग द गाइडलाइन. क्योंकि कई बार हम लोग एक्साइट होते हैं, गलतियां मुझसे भी हुई है, हमने पहले सब कर दिया, फिर जब सिलेक्ट होने के बाद पता चला अरे गाइडलाइन में ये लिखा था, ये हमको मालूम नहीं था. तो ऐसा होता है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. बट टू बिगिन विथ स्टडी दी गाइडलाइन और उसके बाद हमको प्रपोजल राइटिंग की शुरुआत करनी है. अब कई बार हम जब प्रपोजल भेजते हैं, ये ऐड आती है, उसके बाद दे गिव यू अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स 3 वीक्स टू सबमिट द प्रपोजल. और फिर उनके पास एक टीम होती है जिसको हम रिव्यूअर कहते हैं, और उनको क्राइटेरिया दिया जाता है कि कौन से क्राइटेरिया पे प्रोजेक्ट का शॉर्टलिस्ट होगा. अब यहाँ पे दूसरा बायस है. द बायस इज दैट केवल मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही प्रोजेक्ट देते हैं. अब ये है बिकॉज आपको अगर कोई 8-10 लाख रुपए दे रहा है तो दे वांट टू मेक श्योर की आपके पास सायंटिफिक मेरिट है. तो तुम्हाला त्या फील्ड मधलं मास्टर बनणं आवश्यक आहे. तर तो मुद्दा मी तुम्हाला पुढे क्लिअर करतो कसं त्याला आपण टॅकल करायचं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज अ मेरिटोरियसनेस. से अगर आप फिजिक्स में काम कर रहे हो तो आपका कमांड चाहिए. कमांड का मतलब इधर यू शुड हैव अ पेटेंट or you should have at least 3 papers of very high quality standard published in a very high impact factor peer reviewed scholarly journal. Then second criteria होता है कि प्रोग्राम की जो प्रायोरिटी होती है उसका रिलीवेंस के साथ ये बैठता है क्या. कई बार क्या होता है, 1000, 1200, 1500, 2000 प्रपोजल आते हैं.
वो स्कैन किए जाते हैं। जो फंडिंग एजेंसी होती है ना, वो कुछ प्रायोरिटी देती है कि मैं टिपिकली आपको बोलता हूँ 10, 12, 15 या मैक्सिमम 20 प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं फाइनलिस्ट में, नो मोर देन 25। एक ही बार हमने देखा था जो पैन इंडिया था, तो उसमें हर यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी से शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसमें 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए थे, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि जो यूनिवर्सिटी में आप हो उसी एरिया में आपको काम करना है। तो काम भी हमारा विदर्भ से रिलेटेड था। तो इक्का दुक्का ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कि जो पैन इंडिया बेसिस पे किए जाते हैं और जिसमें यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज को बोला जाता है कि आप भेजो और एक को सिलेक्ट करते हैं। सो गिव एंड टेक हम ये मान के चलेंगे 25 से 30 प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं। तो इनकी प्रायोरिटी होती है कि हर प्रोग्राम में वो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से वो जो 1500 2000 प्रपोजल आते हैं वो शॉर्टलिस्ट करना चालू करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया आता है क्वालिफिकेशन, इसमें भी बायस्ड है। नंबर वन, जो क्वालिफिकेशन होते हैं, पीएचडी इज अ कंपलसरी, 1% ऑफ द टीम, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, पीआई। पीआई ये प्रोफेसर लेवल का आदमी चाहिए, पर्सन चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे आप पीआई नहीं बन सकते इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपके टीम में 3 से 4 लोग होने चाहिए, जिसमें से एक पीआई होगा क्वालिफाइड, और 2 नंबर पे आप रह सकते हो। तो आप सभी का मास्टर डिग्री से लेके जो भी आपने काम किया है, पीएचडी, पढ़ाना, एकेडमिक जो भी है, दैट क्वालिफिकेशन हैज टू बी, आपको एक आपका सीवी डिटेल देना पड़ता है। वो रिव्यू किया जाता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। और चौथा होता है कि अक्सर ये देखा गया है कि ये जो रिसर्चर होते हैं ना, दे आर वेरी गुड एट फाइंडिंग आउट द थिंग्स, बट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा जाता है, क्योंकि फंडिंग एजेंसी को अक्सर ये डर रहता है या खौफ रहता है कि अगर इसका प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं किया तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, प्रोजेक्ट डिले हुआ तो कॉस्ट ओवररन हो जाएगा, और इट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बोथ द एजेंसी एंड द रिसर्चर। तो इसीलिए प्रपोजल में हमको त्याचं नियोजन आणि व्यवस्थापन कसं करणार आहोत याबद्दल आपल्याला 2 पॅरेग्राफ लिहावे लागतात, ते मी तुम्हाला पुढे सांगेन। तो ये 4 प्राइम क्राइटेरिया हो गए। अब आपका प्रपोजल जब रिव्यू कमिटी के सामने जाता है, तो रिव्यू कमिटी को कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया दे हैव टू कम आउट विद अ ग्रुप स्कोर, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा। और सबसे पहले रिव्यूअर को प्रपोजल की स्ट्रेंथ देखनी है। मान लो मेरे पास एक 10-15 पन्ने का प्रपोजल आता है, तो फर्स्ट आई विल हैव टू लुक इनटू इट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रपोजल, मतलब वेदर दिस proposal can be translated into a real life project or into some tangible government policies. Second, weakness. What could derail the project? What could be the threat which will, be a big hurdle in making the project successful? थर्ड होता है क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल। आपके टीम में जो भी 3-4 लोग हैं, एवरी इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन स्कैन किया जाता है कि वेदर दिस पीपल आर रियली क्वालिफाइड टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कई प्रपोजलों में लिखा जाता है द रिसर्चर शुड मेंशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आप मुझे बताइए व्हाट व्हाट परसेंटेज प्रोबेबिलिटी यू विल मेंशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप कितना डालोगे, कितना डालोगे या कितना डालना चाहिए, बताइए मुझे, सांगा।
कितना डालोगे? कितना? 80%, 80, 80%. Okay. Anything? Any other guess? 70 to 80. 70 to 80. Okay. So the reasonable level of probability being accepted is anywhere between 75 to 80, 82%. हाँ? So 70 to 80 के रेंज में आपको probability of success डालना पड़ता है. अगर आप 70 to 80% डालते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 to 30% देयर इज अ रिस्क ऑफ फेल्यूर, है ना? मतलब 20 से 30% ये फेल हो सकता है. तो ऐसे वक्त हमको क्या करना है? हमको ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रपोजल में डालना है कि अगर हम सक्सेस प्रोबेबिलिटी जोन के बाहर निकलते हैं कोई भी वजह से, तो हमारा पार्ट बी या ऑप्शन बी क्या होगा, सो दैट वी विल लीड टू दी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट. आप अगर 100% प्रोबेबिलिटी डालते तो प्रोबेबली वो रिजेक्ट हो जाएगा. नो सच थिंग एज 100% एग्जिस्ट, एज आई सेड यस्टरडे. Even if you talk very ambitiously like 90% and the qualification of personnel does not comply to that high level of probability, it may get into a rejection zone. So rule of thumb ये है कि हम 75 to 80%, 82% मैक्स तक हम probability of success डालेंगे. अब रिव्यूअर जो होते हैं यूजुअली 3 या 5 लोग होते हैं. इनको इंडिविजुअल, इनके पास एक कागज होता है और हर रिव्यूअर एवरी प्रपोजल देखता है. सो मान लो एक रिव्यूअर ने एक प्रपोजल देखा तो उसको उसने एक स्कोर दिया. सपोज उसने आउट ऑफ 100 आपको 75 दिए, दूसरे ने आपको 68 दिए, तीसरे ने आपको 89 दिए, चौथे ने आपको 80 दिए और पांचवे ने आपको 90 दिए. तो क्या होगा? इनका एक ग्रुप स्कोर बनाया जाएगा, मतलब एवरेज. उसमें भी स्कोरिंग का क्राइटेरिया होता है कि सेक्शन वाइज आपको स्कोर दिए जाते हैं. जैसे आप अगर पेपर चेक करने जाते होंगे बच्चों की यूनिवर्सिटी के, तो हमको जैसे हमारे एमबीए में हमको स्टेप्स पे मार्क देने पड़ते हैं. इंजीनियरिंग में भी आपको स्टेप पे, फाइनल आंसर मैटर और डज नॉट मैटर, पर अगर वो कैंडिडेट स्टेप वाइज अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हम उसको स्टेप टू स्टेप मार्क देंगे. तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको आपके प्रपोजल में आपको स्टेप वाइज मार्क दिए जाते हैं और एग्रीगेट स्कोर का एक एवरेज निकाला जाता है जिसको ग्रुप स्कोर बोला जाता है. लॉजिकली रिटन प्रपोजल मेक्स रिव्यू प्रोसेस इजी. कल भी मैंने आपको बोला था लॉजिक इज इम्पॉर्टंट इन अ रिसर्च प्रोसेस. तर ज्या लोकांनी तर्काचा वापर करून प्रपोजल लिहिला आहे ते वाचायला आनंद येतो. कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक बार कुछ सालों तक मैंने एक यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के एमबीए फाइनेंस के पेपर चेक किए. तो मैं चेकिंग को जाता था तो एक्चुअली 2 टाइम, एक तो विंटर और समर, और आप दोनों टाइम अपने विदर्भ में गर्मी और ठंडी बहुत ज्यादा होती है. तो यूजुअली कैंडिडेट क्या करेगा? पहले 7C लिखेगा, फिर उसके बाद 4A अटेम्प्ट करेगा, फिर 1B अटेम्प्ट करेगा, फिर 2C. तो जो रिव्यूअर होता है उसको आगे पीछे जाके बहुत तकलीफ होती है और फिर फाइनल टोटल करने में भी तकलीफ होती है. वैसे ही आपने आपका प्रपोजल अगर सीमलेसली नहीं लिखा तो रिव्यूअर को पता नहीं चलेगा. प्रपोजल इज जस्ट लाइक योर सिनॉप्सिस. तो पहले वर्ड से लेके आखिरी के वर्ड तक उसको समझ में आना चाहिए. अगर उसमें लॉजिक बिल्ट है तो रिव्यू प्रोसेस आसान होगी. अगर उसको समझने में दिक्कत हो रही है तो वो सोचेगा अरे छोड़ो यार, ये पता नहीं इसने क्या लिखा है, समझ भी नहीं आ रहा, वो आपका प्रपोजल डस्टबिन में डाल देगा. म्हणून लिहिताना अगदी सरळ सोप्या भाषेत, तर्कशुद्ध भाषेत ते लिहायचा प्रयत्न करायचा. अब फॉर द एंटायर प्रपोजल
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अभी आप में से कुछ लोगों ने अगर ऐसे प्रपोजल बनाए होंगे या सबमिट किए होंगे तो हर एक एजेंसी के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अगर फॉर्मेट नहीं दिया गया है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला A4 पेज जो होता है उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम और टीम मेंबर के नाम डालना है तो डाला तो चलेगा, नहीं तो इट्स ओके। दूसरा A4 पेज होता है उसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, और तीसरे पेज से आपका एक्चुअल प्रपोजल चालू होता है। तो जो रिव्यूअर होता है ना वो सबसे पहले पहला पेज देखेगा, टाइटल देखेगा, पीआई का नाम देखेगा, उसके बाद वो आएगा पेज नंबर 2 पे जहाँ पे वो एब्स्ट्रॅक्ट देखेगा। आता गंमत अशी आहे की तुम्हाला तो एब्स्ट्रॅक्ट 8 ओळींमध्ये, म्हणजे आपण त्याला रफली म्हणू क्वार्टर ऑफ अ A4 पेज में आपको वो लिखना है, एंड दैट एब्स्ट्रैक्ट should capture the essence of your proposal. That is, it must be very clear, very concise and very well articulated and logical. मतलब आपने जो आगे 17-18 पन्ने लिखे हैं वो आपको 8 लाइन में बताने के हैं। Unlike the abstract of research paper, which can be very vague, लोग बहुत वेग तरीके से लिखते हैं, यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट बहुत बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि हर रिव्यूअर जो है पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट पसंद आया तो आगे चल के आपका प्रपोजल पढ़ेगा, नहीं तो वो आपका प्रपोजल वहीं पे रिजेक्ट करेगा। जस्ट लाइक आप जब रिसर्च पेपर पब्लिश करने एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं जर्नल को, है ना, जर्नल वालों को अगर पसंद आए तो वो बोलते हैं कि भाई आपका पेपर भेज दो, वैसा ही यहाँ होता है। तो यहाँ पे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा और अगर उसे नहीं जमा तो वो उसको फुल्ली रिजेक्ट कर देगा। म्हणून प्रत्येकाला ॲब्स्ट्रॅक्टवर काम करता आलं पाहिजे। हे मी तुम्हाला शेवटी सुद्धा सांगेल की हे सगळं कसं करायचं, बट आपको 16 पन्ने का समरी 8 लाइन में लिखना आना चाहिए कि जिससे ये पता चले क्या है, कैसा है, क्या करोगे, कैसा होगा, इम्प्लीकेशन क्या है। सो दिस इज अ सेक्शन दैट देन कई बार आरएसए में प्रपोजल कैसा लिखना है, उसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होंगे, ये दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं दिया गया है, जो कि 60% केसेस में होता है, वो नहीं देते, तो आपको लॉजिकल तरीके से आपका प्रपोजल लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि लॉजिकल तरीका मतलब जस्ट लाइक योर सिनॉप्सिस। और अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, जैसे ICMR हो गया, UGC हो गया, इनके बक्से बक्से होते हैं, आपको बक्से में टाइप करके PDF बना के उनको भेजना होता है और प्रिंट आउट आपके पास रखना होता है। अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है तो रिव्यूअर इज मोर हैप्पी एंड मोर जनरस, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है और आपने भलते तरीके से उसको लिखा, तो फिर वो रिव्यूअर को अगर तकलीफ हुई तो ही और शी माइट डिस्कार्ड योर proposal altogether because you have not demonstrated the seamless way of writing a proposal। मतलब आप देखो, आपको ये एक्सपीरियंसेस आए होंगे, कई बार हम एक आधी फिल्म देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये खत्म होने तक हम देखेंगे बिकॉज यू आर क्यूरियस कि आगे क्या होगा, या एक आधी किताब पढ़ने लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किताब को हम फिनिश करके ही उठेंगे, क्योंकि वो उस तरीके से उसमें मैटर बिल्डअप किया होता है। प्रपोजल भी आपका वैसा ही होना चाहिए। वो जब पढ़ने लगेगा तो उसको हर पेज पे, हर पैराग्राफ पे पूरा अंडरस्टैंडिंग आके एंड तक उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, जब आप एक पहला प्रपोजल लिखोगे, गिव इट टू सम scholarly guy or genius guy who really is your well wisher। ऐसा नहीं कि आपने उसको दे दिया, उसको बोला अरे ये बेकार है रख दो, नहीं।
ऐसा कोई आदमी जो आपको आपके प्रति एम्पैथी रखता है, आपको मदद करना चाहता है, धीरे से उसको दो और उनको बोलना सर ये पढ़ो और बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप बताओ इसमें क्या चेंजेस करने, सो दैट हम उसको रीराइट करेंगे, सो दैट थर्ड पार्टी को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रपोजल आपने लिखा है, आपको मालूम है आप क्या करोगे कैसे करोगे, पर पढ़ने वाले को मालूम है क्या? तो पढ़ने वाले को आसान लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए लिखते समय हमेशा वी हैव टू थिंक अबाउट अ थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी। देन कई बार क्या होता है, द गोल और द हाइपोथेसिस इज वेरी एम्बिशियस। टिपिकली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसका ड्यूरेशन होता है 180 डेज, टिपिकल, मोस्ट टिपिकल। अब आप मेरे को पूछोगे सर 180 डे क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एजेंसी साल में एक बार इनविटेशन मंगाती है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट एक साल के अंदर ही खत्म होना चाहिए, है ना? अगर कोई ऐसा थीमेटिक एरिया रहा, होता है ओकेजनली, और अगर आप बहुत लकी होगे तो आपको 12 या 18 महीने का प्रोजेक्ट मिलता है, नो मोर देन दैट। क्योंकि द लॉन्गर इज अ टाइम द मोर इज अ रिस्क, है ना? आपने पीएचडी में भी देखा होगा, मैंने ऐसे कई कई मतलब 5-10 लोग तो मैंने ऐसे ही देखे, और ये पुराने टाइम के लोग थे, अभी ये हुए हो गए शायद ये पीएचडी, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, 3 साल कुछ नहीं किया, कि चौथे साल पता चला कुछ करना पड़ता, क्योंकि तब ये सब था नहीं, कुछ रिपोर्टिंग ये वो कुछ था। फिर एक्सटेंशन लिया काम करने के बाद, ऐसा एक्सटेंशन करने के बाद मुझे जमा किया। तो क्या होता है, जितना लंबा, अगर कल यूनिवर्सिटी बोलती है कि 2 साल में पीएचडी करो, तो फिर लोग 2 साल में काम करेंगे, है ना? सो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि उसमें डिले होने के चांसेस होते हैं और रिस्क होती है। कई बार जो टीम होती है, ऐसा हुआ है हाथ से कि कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, या झगडे हो गए टीम मेंबर में, या किसी की डेथ हो गई, या कोई हँडिकॅप हो गया, असं बरंच काही होऊ शकतं। तर त्याच्यामुळे आप शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए ओवर रीचिंग हाइपोथेसिस नहीं दीजिएगा। अगर आपने बहुत एम्बिशियस डाला उसको, तो टीम को लगेगा कि ये 6-8 महीने में होना नामुमकिन है। देन नाउ यहां से जो आगे की प्रोसेस है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू दी पीएचडी है। जैसे हम पीएचडी की सिनॉप्सिस में आपने हायपोथेसिस लिखे, पण तुम्ही त्याच्या पुढे लिहिलंय का की हाच हायपोथेसिस का टेस्ट करायचा आहे तुम्हाला, की तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत हा टेस्ट करण्यामागे? आपण बहुतांश विद्यापीठात ते लिहित नाही, बट ये प्रपोजल में जो भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहोगे, आपको उसका एम या उसका ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है, व्हाई दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। देन yesterday I mentioned about the method, research method and research design. So in proposal for grant you have to specify the method by which method you will reach your goal and how much time it will require, है ना? तो वो हमको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर वो नहीं होगा तो आप एक्सेल में गैंट चार्ट से आपको, या एक्सेल के टेबल में आप टाइमलाइन बता सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसा करना है। एंड देन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट, जिसको हम प्रोबेबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में, ये भी आपको प्रपोजल में डालना पड़ता है। जब आपका प्रपोजल रिव्यूअर के पास है, उसको आपका एब्स्ट्रैक्ट पसंद आया, उसको आपका लॉजिकली लिखा हुआ सब कुछ पसंद आया, तो उसको ये कन्विंस होना है कि जो आपने इवैल्यूएशन प्लान दिया है, अब क्या होता है की मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन त्याला म्हणतात, M&E बरं का. मी तुम्हाला दाखवेल एखाद दिवस जेव्हा आपण फेस टू फेस भेटू, त्या प्रपोजल मध्ये ते कसं असतं ते लिहावं लागतं. टिपिकली इसमें फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में आपको इवैल्यूएशन का
डिटेल देना पड़ता है की आप ट्रॅक पे हो की नाही. और बाय द वे हे सगळं फुल टाइम मध्ये करावं लागतं बरं का. बरेचदा काय होतं की टाइमलाईन अत्यंत कमी असल्यामुळे तुम्हाला लिटरली 10-10, 12-12 दिवस फील्डवर जाऊन काम करावं लागतं. जर फील्डवर असेल तर उन्हातान्हात ते करावं लागतं. सो कारण तुम्हाला कंटिन्युअस रिपोर्टिंग करावं लागतं महिन्यातनं 2दा किंवा समटाइम दे ऑल्सो आस्क मंथली रिपोर्ट. बट वो हमें उसमें देना पड़ता है कि हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट. Then the probability of success that we highlighted should be acceptable to the reviewer. ये अगर सब होता है तो उसके पास एक रबर स्टैंप होता है और उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है दिस प्रपोजल नीड्स टू बी फंडेड. तो ऐसे सब जो प्रपोजल होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है. उसका वाकई में दूसरी बार रिव्यू होता है. अब क्या होता है, मान लो we have 3 or 4 people in our team. So in the research proposal itself, we have to segregate the amount of work each person will conduct on every aspect of the project or the portion of the project. So say example, आपके टीम में एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, आप हो जो एपी लेवल के हो को इन्वेस्टिगेटर, थर्ड लेवल पे आपका एक रिसर्च एसोसिएट है और फोर्थ लेवल पे आपका एक राइटर है. तो आपको ये 4 लोगों में कामाची विभागणी तुम्ही कशी करणार, कोणता टास्क कोण काय करेल, हे तुम्हाला टॅब्युलर फॉर्म मध्ये द्यावं लागणार. टीपीआई ये 200 घंटा काम करेगा, 200 घंटा में यहाँ 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 ये काम होगा. जो को पीआई है वो 550 घंटा काम करेगा, ये उसका टास्क रहेगा, ये हमको देना पड़ता है. अब क्या होता है, ये करने के पीछे की वजह, त्याच्या मागचं कारण हे असं आहे, कारण आपल्याला बजेट बनवावं लागतं. आणि बरेचदा मी बघितलंय, कारण मी जेव्हा विदेशातनं भारतात आलो, मी जेव्हा बजेट वगैरे, आणि मी फायनान्स असल्यामुळे मला बजेट वगैरे चांगल्या पद्धतीने बनवता येतं. तर मी जेव्हा बजेट बनवायचो ना, तर मला आमच्या टीमचे लोक सांगायचे की इंडिया में अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो आप 20 मांगो, तब जाके आपको झिझक से ये के 7 रुपए मिलेंगे. मैंने कहा नहीं, इट इज अनफेयर, वी शुड नॉट go for that kind of approach. Whatever is a reasonable budget, we should be doing that. तो कई बार रिसर्चर क्या सोचते हैं ना, वो सोचते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट करके हम पैसे कमाएंगे. ऐसे भी लोग मैंने देखे. कारण बरेचदा 10 लाखाचा प्रोजेक्ट 23 लाखात प्रपोज करताना मी बघितलाय. तो क्या होता है, रिव्यू कमिटी को मालूम रहता है कि ये प्रोजेक्ट कितने में होना चाहिए. आपका सब कुछ अच्छा है, आपके क्वालिफिकेशन है, साइंटिफिक मेरिट है, एब्स्ट्रैक्ट सही है, प्रपोजल एक्सलेंट है, पर आपने अनरीजनेबल बजट बोला है. तो कम्युनिटी वाला सोचेगा कि ये पैसे छापने के लिए काम कर रहे हैं, उनको आउटराइट रिजेक्ट किया जाएगा. वो कभी बुलाएंगे नहीं आपको, अरे 10 रुपए में भी चलता क्या बर्डी 15 के बजाय, वो नहीं पूछेंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. इसीलिए बजट हमको रीजनेबल रखना है. अगर आरएफए में गाइडलाइन दी गई है तो उस हिसाब से आप बनाइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूं बजट कैसा बनाने का. हमारे टीम में 4 लोग हैं. पीआई जो प्रोफेसर लेवल का आदमी होता है, उसका जो रेट रिसर्च प्रपोजल में डाला जाता है वो एनीवेयर बिटवीन 1500 रुपए से 2000 रुपए पर आवर. आपके लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे आपका रेट आएगा एनीवेयर बिटवीन 750 रुपए से 900 रुपए पर आवर. थर्ड लेवल पे आपका जो रिसर्च एसोसिएट है उसका रेट आएगा 300 रुपए पर आवर, और जो राइटर है उसका रेट आएगा 250 रुपए पर आवर. हे काय पत्तर की लकीर नाही आहे, पण हे रिझनेबल आहेत. म्हणजे भारतात ज्या पद्धतीने कामं होतात त्या पद्धतीने तुम्हाला या प्रकारचे रेट कोट करावे लागतात. आता मी जेव्हा फॉरेन मध्ये होतो, मी जेव्हा फायनान्सवर 1 तासाचं लेक्चर द्यायचो तर मला $100
एका तासाचे मिळायचे, जे अराउंड 7,000 रुपीज. सो बाहर का थोड़ा अलग है. इंडिया में आप मैक्सिमम 2,000 रुपए पर आवर एपी लेवल के इस पे जा सकते हो. फिर अभी हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लेवल पे 2,000. अगर हमारा पीआई 200 घंटे काम कर रहा है तो 200 इंटू 2,000 4 लाख रुपए पीआई के हो गए. आप अगर 500 घंटा काम कर रहे हो तो 750 इंटू 500 घंटा 3,75,000 आपके हो गए. नीचे वाले के 1 लाख हो गए और उसके नीचे वाले के 1 लाख हो गए. तो ये आ गए. इसके बाद आपका प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब चीजें उनको उसमें डालने का है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्टिट्यूशनल ओव्हरहेड होते हैं, इसमें क्या होता है, जर तुम्ही एखाद्या संस्थेकडनं हे प्रपोजल प्रोजेक्ट करत असाल तर संस्थेला 10% द्यावे लागतात. हा युनिव्हर्सल नियम आहे जगातला सगळीकडचा. तो अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको 1 लाख रुपए उनको देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप उनका प्रीमाइसेस यूज कर रहे हो, उनका कंप्यूटर, प्रिंटर ये सब यूज करोगे उसके लिए. ना अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रोजेक्ट आपको एखादी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, उसका भी आपको पैसा मिलता है, प्रोवाइडेड वो जेन्युइन कॉन्फ्रेंस है, रिनोन कॉन्फ्रेंस है और आपका उससे लर्निंग होता है. मैं आपको ये भी बोलता हूँ, एक प्रपोजल में हमने बोला था हमको केनिया जाने का है. वो माइनिंग से रिलेटेड एक प्रपोजल था हमारा. उन्होंने 3 लोगों का 2.5 लाख का बजट अप्रूव किया था. हम गए नहीं, वो बात अलग है, बट हमने लिखा था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है इंसिडेंट, सो वी नीड 10% ऑफ द प्रोजेक्ट. वो 25 लाख का प्रोजेक्ट था, दे अप्रूव 2.5 लाख, बट वी डिडंट गो एनीवे. तो ये चीजें आप डाल सकते हो. नाउ आपने अगर बोला मुझे किताब खरीदनी है, जर्नल खरीदना है, कंप्यूटर लेना है, किताब खरीदनी है, टोनर लेना है, प्रिंटर लेना है, याच्या करता पैसे मिळत नाही रे बाबा, अनलेस इट इज ICSSR और UGC मेजर माइनर. उसमें हो सकता है मिलता होगा आपको. उसका भी मैं आपको किस्सा बताता हूँ. एक यूनिवर्सिटी का ये किस्सा हुआ था. हमने एक यूनिवर्सिटी के थ्रू एक मेजर प्रोजेक्ट किया था. उसमें सब मिला था हमको, प्रिंटर, कंप्यूटर सब मिला था. किताबें भी मिली थी, महंगी महंगी किताबें थी, 1,500 रुपए की. अब क्या हुआ, जैसा ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ने बोला ये पूरा जमा कर दो एडमिन बिल्डिंग में, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है. जमा करना पड़ा. हमने बोला ये किताबें कम से कम लायब्ररी को तो दे दो. नाही, ते तिथे धूळ खात पडत राहिलं. त्याचं पुढे काय झालं आम्हाला माहित नाही. तर इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी. इसलिए जो बड़ी एजेंसी होती है ना, वो बोलती है आप, इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. हमने एक बार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए प्रपोजल डाला था. काम हमको मिला नहीं, पर उसमें ये लिखा था कि आप ये फाउंडेशन में काम करते समय आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन लाइसेंस होना अनिवार्य है. वो लो और उसका बिल रेस करके उसका पेमेंट दे लो. इलिगल मायक्रोसॉफ्ट पे काम मत करो. आता जो मालक आहे त्याच्यासोबतच तुम्ही काम करणार, तर हे इलिगल चालणार नाही. आता ही जी तुम्ही माझी PPT बघताय तर ती बिल्ट इन वाली आहे, त्याचं लायसन्स केव्हाच एक्सपायर झालेलं आहे. तो कई बार एजेंसी, बड़े एजेंसी के साथ काम करते समय, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यू हैव टू बी 100% इथिकल, जो मैं आपको इथिक्स में बताऊंगा. लाइसेंस लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके फाइल में की जनरेट होती है, वो की से उनको पता चलता है ये फेक सॉफ्टवेयर है या जेन्युइन सॉफ्टवेयर. सो एनीवे, सो कमिंग टू द बजट, कीप द बजट रीजनेबल. डोंट आस्क फॉर टू मेनी थिंग. पेंसिल लूंगा, पेन लूंगा. हाँ, अब आ गई बात साइंस के लोगों की. कई बार साइंस में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको कंज्यूमेबल लगते हैं, आप डालिए बेशक. आपको छोटे मोटे इक्विपमेंट लगते हैं, बेशक डालिए. आपको स्पेक्ट्रोमीटर लगा, डालिए, आपको मिलेगा. और अगर आपको बड़ा कोई मशीन चाहिए, और आपने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए वो मशीन के चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, आता भारतामध्ये जसं पुण्यामध्ये नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी आहे, NCL, बँगलोरमध्ये
फिजिकल लैबोरेटरी आहे, इनके कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको एक अथॉरिटी लेटर देंगे और बोलेंगे ये बड़ा इक्विपमेंट का इस्तेमाल आप वहां जाके कीजिए, वहां जाने का आपका एयर फेयर, रहने खाने का खर्चा आपके बजट में से वो आपको दे देंगे। तो साइंस वालों को बड़े इक्विपमेंट खरीदने की, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपने वो खरीद लिया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप क्या करोगे उसका? उसको घर में रखोगे या उसको डिपार्टमेंट को दान दे दोगे? वो प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उसको ले नहीं सकती, ऑडिट में वो दिखेगा नहीं कि किसने दिया क्यों दिया। तो मेनी अ टाइम expensive equipment are avoided or are shared unless it is a very, एक केस ऐसी भी हुई थी एक यूनिवर्सिटी में कि वो ये थे, बॉटनी वाला डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला कि सर इसका मैं बच्चों को पढ़ाने में इसका इस्तेमाल करूंगा। वो जेन्युइन आदमी था, 17 लाख का मशीन उसको दिया गया, अभी भी वो शायद बच्चों को वो मशीन से पढ़ा रहे, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे। तो एक्सेप्शनल केस में होता है, अदरवाइज कीप योर बजेट सिंपल। सो उसका रिजनेबलनेस आपका डिटर्मिन करेगा। आता आपण येऊ आपली टीम कशी बनवायची। जैसा मैंने बोला कि आपको लिटरली एक आदमी लगेगा जो आपका गॉड फादर होगा। गॉड फादर मतलब जिसको उस एरिया में सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज है, सिग्निफिकेंट। मी माझ्या लेवलला, मला 10 वर्ष झाले आता भारतात येऊन, माझं काम सोशल सायन्स आहे, मला सोशल साइंस मधला एक्सपर्ट मानत नहीं। ते म्हणतात आप फाइनेंस और मैनेजमेंट में काम किया है, यू कैन बिकम पीआई। मैं भी पीआई नहीं बन सकता फॉर दी सोशल साइंस। तो हम लोगों को किसी और को ढूंढना पड़ता है जो सोशल साइंस का मास्टर हो, और मिलते हैं। तो काय करायचं, मोस्टली आपके जो भी जान पहचान वाले यूनिवर्सिटी में होंगे, जो एचओडी हो गए या डीन हो गए, वो क्वालिफाई करते हैं। अब उनके पीछे कई सारे काम भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, डिपार्टमेंट संभालने के काम होते हैं। बट इफ यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम, इफ यू कैन कन्विंस देम कि सर हम ये कर सकते हैं, आपके इनपुट हमें वैल्यूएबल रहेंगे और हम इसको सक्सेसफुल लेवल पे कंप्लीशन पे लेके जाएंगे, या और कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो आपको उनको दरख्वास्त करनी है और आपको ये कॉन्फिडेंस देना है कि उनका नाम आप खराब नहीं करोगे। इनको प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो गई कुछ, तो ब्लैकलिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। जनरली ब्लैकलिस्ट नहीं होते, बट अगर कुछ स्कैम हो गया, गड़बड़ हो गई, पैसे की हेराफेर हो गई, तो वो ब्लैकलिस्ट होता है। तो वो एक्सपर्ट को डर रहता है कि उसका नाम खामखा खराब हो जाएगा। तो तुम्हाला एक अशी व्यक्ती शोधावी लागेल, जर समजा युनिव्हर्सिटीमध्ये ओळखी नसतील तर तुमच्या संस्थेचे जे सचिव असतात, सेक्रेटरी, वो भी प्रोफेसर लेवल का आदमी होता है। वेदर वो एकेडमिक में काम करता है नहीं करता है वो एक अलग मैटर होगा, बट वो एकेडमिक का ही चाहिए। पीएचडी तो मस्ट है उसके लिए। तो आपको, और उसका वो एरिया में एक्सपर्टीज चाहिए, उसका पेपर कम से कम 3 पेपर उसके चाहिए वो टॉपिक पे, क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट दिखा नहीं सकता, वो मेरे दूसरे कंप्यूटर में है। तो कई बार बायोडाटा का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको 3 बेस्ट पेपर सब टीम मेंबर के लिखने पड़ते हैं, और उसको वो चेक करते हैं कि ये सही में लिखे हैं कि नहीं ये पेपर। तो वो आप सेकंड लेवल पे, और थर्ड लेवल पे आप राइटर लीजिए, या राइटर कम रिसर्च एसोसिएट, जो आपका अपॉइंटमेंट लेगा, मीटिंग फिक्स करेगा, कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है वो करेगा। सो कीप अ टीम ऑफ नो मोर देन 4 पीपल। अगर टीम में 4 से ज्यादा लोग हो गए तो एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत होती है, ईगो के प्रॉब्लेम आते हैं, झगडे होते हैं। त्याच्यापासून आपण दूर राहायचं। जितकी लहान टीम तितका आपला जास्ती फायदा। आता सुरुवात केव्हा करायची? T-6। अगर जून में आने वाला है प्रपोजल, जून जुलाई में, तो जनवरी में हमको सोचना चालू करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी आइडिया होगी आपको डिस्कस करनी है ना, उसी से डिस्कस कीजिए जिसके ऊपर आपका फेथ है, जो आपको बैक स्टैबिंग नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, आइडिया चोरी की जाती है। आपने अगर मेरे से डिस्कस किया
और मेरे आपके प्रति विचार अच्छे नहीं है, तो मैंने वो आइडिया लेके किसी और के साथ वो प्रपोजल बना दिया, ऐसा होता है। तो डिस्कस विद ओनली दोज पीपल यू ट्रस्ट हु कैन रियली हेल्प यू। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ भी रिलेटेड टू साइंस है, तो आप एक तुरंत पेपर पब्लिश करो विद इन 6 months टू शो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिजल्ट्स एंड demonstrate your ability to take that project from a simple conceptual idea to the completion। ये आप पेपर में भी उसको लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, आपका प्रपोजल जब जाएगा और उसके साथ आपने रिसर्च पेपर अटैच किया हुआ है जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट की प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो आपको फास्ट ट्रैक में अप्रूवल मिल जाता है। उनको लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी काम चल रहा है, इसको भी हम और थोड़े पैसे दे देंगे तो ये कंप्लीशन लेवल पे तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है। जो लोग करंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हो, जिनको और पैसा चाहिए होता है कंप्लीशन के लिए, उनके लिए ये एक ज्यादा एडवांटेज होता है। अब जो एक्सपेरिमेंटली काम चलेगा, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका एक्सपेरिमेंट का सेक्शन है, सो बिफोर एवरी सेक्शन you have to restate the aim कि वो पर्टिकुलर सेक्शन आप क्यों ले रहे हो, वो पर्टिकुलर सेक्शन में वो एम लेने में आपका वो पर्टिकुलर सेक्शन लेने में आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, जो भी आपका एम है, स्पेसिफिक एम, उसके हिसाब से हाइपोथेसिस को रिस्टेट करो कि मेरा ये एम है तो ये मेरा हाइपोथेसिस होगा। फिर आपने वही एम क्यों लिया उसका आपको रॅशनली देना पडतं। बघा, पीएचडी मध्ये खूप सोपं आहे बरं का पीएचडी करणं। हे जेव्हा करायला जातो ना, इव्हन नॉन सायन्स करता सुद्धा हीच मेथड फॉलो केली जाते की तुमचं हेच एम का, हाच हाइपोथेसिस का, हाच ऑब्जेक्टिव का, एंड देन चौथे स्टेप पे आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसका प्लान, अगर आप नॉन साइंस वाले हो, फील्ड वर्क करने वाले हो, उसका प्लान आपको देना पड़ता है। देन एक्सपेक्टेड आउटकम, आपके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, एंड देन जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 75 to 82% है ना, तो हमको ऑल्टरनेट प्लान देने पड़ते हैं। अगर मेरा अप्रोच फेल हो गया, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, कल मैंने आपसे, मेरे घर पे एक ऊपर और एक फ्लोर है, 3rd फ्लोर, कल मैंने ऊपर से आपसे लेक्चर कंडक्ट किया था, वो ओपन है, वहां पे जियो का सिग्नल अच्छा आता है। आज अभी मैंने वहां पे लॉगिन किया तो वो कंप्यूटर हैंग हो गया, तो अभी मैं 2nd फ्लोर पे आया हूँ। सो वो अप्रोच चला नहीं, तो आज मैं मेरे दूसरे कंप्यूटर से आज आपको पढ़ा रहा हूँ। सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन योर प्रपोजल। आपको लिखना पड़ता है कि अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये तरीके से उसको कंप्लीशन पे लेके जाऊंगा, है ना। तो दैट मेक्स रिव्यूअर मोर कम्फर्टेबल। आता पुढच्या 25 मिनिटात मी तुम्हाला सांगणार आहे की आपण प्रपोजल कसं लिहायचं जेणेकरून आपण टॉप 10% मध्ये येऊ शकतो। तुमच्या पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये तुम्हाला रिस्पॉन्सही येणार नाही, ते ईमेल जाईल, ती वाचली जाईल, डिलीट केली जाईल। दुसऱ्या तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये ते ॲक्नॉलेज करतील की आम्हाला तुमचं प्रपोजल आवडलंय, पण आता हे आमच्या क्रायटेरियात बसत नाही। 5व्या 6व्या अटेम्प्ट मध्ये ते तुम्हाला रिव्हिजन करायला सांगतील कि ये चांगला है, याला अजून चांगलं करा, और अगले अटेम्प्ट में आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर आपको काम मिलना शुरू होगा। हमको भी इनिशियली 4 साल लगे थे, और एक बार वो चालू हो गया कि फिर रिकरिंग आता है, 1-2 साल में एक एक प्रोजेक्ट मिलते जाता है, कभी ज्यादा मिलते, कभी कम मिलते, कभी कुछ भी नहीं मिलते। जैसे लकीली हम बहुत लकी थे कि 2020 में हमको काम नहीं मिला। मैंने ये सुना कि जिन लोगों ने काम लिया था किसी का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे, तो वो सब प्रोजेक्ट रोल ओवर हुए। अभी वो लोग अभी काम कर रहे, तो सब डिले हो गया। तो एनीवे, सो वी वेर फॉर्चुनेट नॉट टू हैव एनी वर्क लास्ट ईयर। अब ये इस साल मिलता नहीं मिलता, गॉड नोज। सो आई विल टेल यू कैसा करना है।
सगळ्यात आधी वॉट एवर कंसेप्ट आइडिया आप जो प्रपोज करने वाले हो दैट हैज टू बी आउटस्टैंडिंग, है ना। वो इंडियन आइडल में अगर आप हिमेश रेशमिया देखते तो वो गाना होने के बाद वही बोलता आउटस्टैंडिंग माइंड बॉगलिंग, तो ते तसं पाहिजे. सो इसमें लॉट ऑफ थिंग्स कम, बरं का. जरूरी नहीं है कि वो हाईफाई साइंस चाहिए, वो बेसिक साइंस भी हो सकता है बट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. अभी मुझे ये बताइए, दुनिया में सबसे बेस्ट चप्पल कौन सी होती है? साइंटिफिक चप्पल कौन सी होती है? बरं जाऊ दे, मला हे सांगा, सगळ्यात चांगली चप्पल कोणती असते हे सांगा भारतामध्ये. ऑर्थो ऑर्थो हाँ, कौन सी? ऑर्थो. सर, ये ऑर्थो करके डॉक्टर ऑर्थो करके हाँ, वो जो अच्छी एक्यूप्रेशर वाली, ओके. पैरों के लिए अच्छी हाँ, पैरों के पैरों लिए, के अच्छा. अच्छी और और कौन सी? एनी अदर गेस? सर, अगर हम पैर का बराबर मेजरमेंट लेते हैं जैसे मोल्ड बना के, देन ही मेक चप्पल हो या शूज हो, व्हाटएवर इट इज, तो दैट विल बी मोस्ट कंफर्टेबल फॉर मी. ओके ओके ओके, वेरी गुड. अब मैं आपको बताता हूँ. 4 साल पहले, 5 साल पहले, 5-6 भी साल हुए होंगे, मैं एक बार रेडिसन ब्लू में गया था नागपुर के. तो मैंने देखा लिफ्ट में से गोरे स्टूडेंट, गोरे लोग थे, वो किसी छोटे से बस में बैठ के कहीं जा रहे थे. तो मैंने वो रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कि ये अमेरिका से आए और मालूम नहीं क्या करने आए. तो मैं वापस जाने लगा तो और एक गोरा वो लिफ्ट में से बाहर आया. तो मैं उनको जस्ट पूछा, हाय हेलो किया और जनरली पूछा कि आप नागपुर में कैसे और आप कहाँ से आए? तो ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे. तो मैंने कहा आप नागपुर में क्या करने आए? तो बोले हम विदर्भ में आए हुए रूरल लाइफस्टाइल की स्टडी करने में, और उसमें हमको आपकी जो चप्पल है जो टायर से बनती है, आपने देखा क्या? टायर की चप्पल कभी देखा क्या आपने? हाँ, तो टायर से बनी हुई चप्पल का स्टडी करने के लिए हम आए. इट वॉज वन ऑफ द टॉपिक. तो मैं बहुत शॉक हो गया. तो लॉजिक ऐसा उसके पीछे का, आप ये देखिए, फार्मर जो होता है ना, आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि फार्मर को बैक पेन हो गया या फार्मर को कुछ हो गया, बिकॉज वो जब खेत में चलता है तो वो सरफेस अनइवन होता है. हुँ? और टायर की चप्पल टायर से बनाई जाती है, टायर को कर्वेचर होता है. तो ये जब वो अनइवन सरफेस पे चलता है तो इसके बॉडी प्रेशर से वो टायर का कर्वेचर फ्लैट होता है, और वो जो अनइवन सरफेस की रिएक्शन है इसके स्पाइन में नहीं जाती है. और इसीलिए आप किसी भी फार्मर को कभी नहीं सुनोगे कि उसको बैक पेन हो गया है. वो चप्पल हम शहरी इलाके में नहीं पहन सकते. वो चप्पल केवल रूरल एरिया में पहनी जा सकती है. उसका स्टडी करने के लिए वो आए थे. सो ऑफ कोर्स देर आर n number of innovations are available in the world. They are done by people only. So we have to make sure कि we should be having something which is a genius. जैसे VNIT के लोगों ने ब्लाइंड लोगों के लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो कंट्रोल का एक स्टिक बनाई थी. अभी मैंने देखा कि आसाम या गुवाहाटी में कहीं से एक बच्चे ने चश्मा बनाया हुआ है ब्लाइंड लोगों के लिए. वो आप हिस्ट्री चैनल पे भी उसको देख सकते, कभी कभी दिखाते उसको. सो ब्लाइंड पीपल कैन बेसिकली they don't need stick with that आई ग्लासेस जिसके ऊपर उनसे कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, तो वो उनका काम कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर एंड आई कैन टेल यू, अगर आप
आपका इनोवेशन या आपका आइडिया मासेस, अफ्रीकन लोग, इंडियन लोग, चाइनीज लोग, लैटिन अमेरिका, अगर, क्योंकि ये सब गरीब एरिया, इन कंट्रियों में गरीब लोग ज्यादा है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मासेस के लिए अगर उसका अपील होता है तो आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी अप्रूव हो सकता है, राइट। आप देखिएगा 1980 के डिकेड में जब HIV एड्स का वायरस आया था, तब उसकी दवाई बहुत महंगी थी। फिर पिछले 20 साल, हाँ 15 से 20 साल पहले अपने इंडिया में, वो साहब का नाम भूल गया यार मैं, सिप्ला नाम की कंपनी है, उसके वो प्रमोटर है, मालिक है उसके, उन्होंने उसकी जेनरिक दवाई बनाई। सो एनीबडी विथ HIV कैन अफोर्ड दैट मेडिसिन। तो इट इज अगेन एन इनोवेशन, है ना। आज वैसी ही आप इंसुलिन देखिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता था, अब ओरल इंसुलिन आ गया है। जैसे अभी ओरल पोलियो डोज आ गए ना, पहले पोलियो का इंजेक्शन मिलता था, लस ज्याला अपन म्हणतो वैक्सीनेशन, अब ओरल आ गया है। तो वैसे ही आज से शायद 5-10 साल बाद कोरोना का टीका भी जो है वो ओरल हो जाएगा, तो इंसुलिन ओरल हो गया। तो साइंस में क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग्स आर इनोवेटेड टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। आपने हम जब छोटे थे और नाक अगर क्लॉट हो जाती आहे, म्हणजे मराठीमध्ये नाक जर चोळल्या गेलं तर मग गरम पाणी करा, त्यात अमृतांजन किंवा व्हिक्स टाका, त्याचा वाफारा घ्या, हे प्रकार करायचो। अभी आपको ऑट्रिविन आ गया, ऑट्रिविन के 2 ड्रॉप डाल दो, आपका नाक खुल जाता है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर कमिंग आउट, लाखों में आते हैं हर साल ये। तो आपके पास अगर ऐसा कोई आइडिया है, हम्म, जिससे कि अगर वो कमर्शलाइज किया गया और जिससे लाखों लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ओनली मास अपील वालों को ही दी जाती है। कई बार वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आज से 10 साल बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी, उसके ऊपर आज अगर आप काम करोगे तो उसको भी कंसिडरेशन दिया जाता है। ओनली थिंग उसमें क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको टाइम और पैसा ज्यादा लगता है। देन और एक आउटस्टैंडिंग साइंस में मैं आपको बोलता हूँ, यूएस में एक रिसर्च लैब ने, एजेंसी ने टैबलेट बनाई। वो टैबलेट आप खाओगे सवेरे एक और शाम को एक, तो आपके बॉडी को इनफ कैलोरी मिलेगी ताकि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं। वो टैबलेट किसके लिए बनाई होगी? वो टैबलेट बनाई है मार्स पे जाने के लिए। मार्स अगले साल 2022 में मार्स का मिशन जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। मून का तो अभी जाएगा इस साल, देयर विल बी वन मोर मून लैंडिंग जो हम लोग देखेंगे। तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था 1969 में, बट अगर अभी मून लैंडिंग होती है तो हम शायद देख पाएंगे, बट मार्स लैंडिंग तो हम जीते जी देखेंगे। तो उनके लिए, क्योंकि आज मार्स पे जाने के लिए लगते हैं 2 साल, 2 से 2.5 साल लगते हैं आज के टेक्नोलॉजी में। तो उनके लिए वो बनाई गई है। इवन देयर इज अ मूवी कॉल्ड गटाका, GATTACA। ये 1998 में बनाई गई मूवी है, आप देखिए, ये साइंस फिक्शन है। तो वो इसी एंगल से बनाई है कि अगर मुझे, अब देखो यहाँ पे सुमन सेनगुप्ता, आलोक राजन के नाम मुझे दिख रहे हैं, अगर मुझे सेनगुप्ता मैडम और आलोक रंजन को मार्स पे भेजना है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगा? सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा, इनकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल तक अगर इनको कुछ होता है, बुखार आता है या BP बढ़ता है या शुगर बढ़ती है, तो सेनगुप्ता मैडम एंड रंजन आर इनकेपेबल टू गो। I am Suman Singh Gupta. I am a male. Sorry. ओके, यू आर मेल, ओके। लड़के होते हैं। अच्छा, तो आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम फेमिनिन दिखाई थी, ओके, सुमन इज आल्सो मेल, ओके ओके, व्हाट अबाउट दैट? सो व्हाट अमेरिका हैज डन, एंड वी आर नॉट श्योर, ये स्पेकुलेशन है,
अमेरिका ने 200 बच्चे बनाए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, 200 बेबीज, दे वर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1999 टू 2000। अब ये बच्चे 21 साल के हैं, इनको सब साइंस सब पढ़ाया गया है, इनको कुछ नहीं होता, सर्दी खांसी बुखार बीपी डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट अटैक, they do not have any genes that will make them sick। और ये लोग मार्स पे जाने वाले हैं, ये पहले लोग हो गए जो प्लैनेट पे कॉलोनी में जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोग चाहिए जो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। तो जिन ये साइंस, आई मीन द रीजन आई अप्रिशिएट यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। यू टेक एनी इनोवेशन, मैं जब हमारे एमबीए के बच्चों को बोलता हूँ, गूगल, अभी 20 साल पहले गूगल था नहीं, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ये सब वहां से आए। हम लोगों ने क्यों नहीं किया? चाइना में भी आज सर्च इंजन है, 5 सर्च इंजन है चाइना में, हम लोग क्यों गूगल इस्तेमाल करते हैं? हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हम गूगल इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में एक सर्च इंजन बनाया गया था, उसका नाम था खोज, KHOJ, नहीं चला, बंद हो गया। मैंने जब मेरा जो ईमेल आईडी है वो हॉटमेल है, जब शब्बीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई थी, आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन टू गेट वेरी फर्स्ट ईमेल एड्रेस। मेरे जितने भी ईमेल एड्रेसेस है वो मेरे फैमिली नेम से है। तो उस समय जब इंटरनेट और कंप्यूटर आया था, हमने वो सब किया था। उस समय सर्च इंजन नहीं था, उस समय लाइकॉस और अल्टा विस्टा नाम का सर्च इंजन था। तो उसमें 20,000 का या 30,000 का डेटाबेस होता, दैट्स इट। आज आप गूगल में देखो, आप कुछ भी टाइप करोगे तो मिली सेकंड में आपको लाखों मिलते हैं। सो दे हैव बेसिकली एक्सप्लोर्ड द टेक्नोलॉजी। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ, व्हाई गूगल बिकेम सक्सेसफुल? बिकॉज दे यूज एनालिटिक्स। आप ये करके देखिएगा, एक msn.com खोलिएगा, एक yahoo.com खोलिएगा और एक google.com खोलिएगा, और उसमें आप कुछ भी टाइप करो, से यू टाइप कोका कोला, तीनों में, और रिजल्ट देखना, या आईसीआईसीआई बैंक टाइप करो, आपको गूगल के रिजल्ट सबसे हट के मिलेंगे, बिकॉज गूगल यूज एनालिटिक्स एंड दैट्स व्हाई गूगल हैज बिकम अ जायंट मॅसिव्ह। सो हे आपल्या देशात झालं पाहिजे। अपने देश में टैलेंट की कहीं कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, कमी है वो इनिशिएटिव की। अपने यहाँ अक्सर बूढ़े बाढ़े लोग दबा देते हैं किसी आइडिया को, वैसा नहीं। आप देखो ना, सुंदर पिचाई हिंदुस्तान का है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला हिंदुस्तान का है। हाँ, अब ये अपने बच्चे वहां जाके बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे, तो मैं भी सोचता हूँ इनोवेशन साइंस हमारे यहाँ से भी आवे, हो रहा है, बट केवल इंडिया की नहीं, इट शुड बी ग्लोबल इनोवेशन जो मेड इन इंडिया होगा। तो आउटस्टैंडिंग साइंस, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया होगा, वो आइडिया को आप कंसेप्ट तक कैसे लेके जाओगे, कंसेप्ट से प्रैक्टिकल पे कैसे ले जाओगे, यू कैन डू दैट। इवन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये पिछले 2019 की बात है। तब 4 बजे पूना को, सॉरी चेन्नई को एक फ्लाइट जाती थी इंडिगो की। मैं एयरपोर्ट पे गया और शायद समर का टाइम था, कोई भीड़ नहीं थी, हम शायद 8-10 लोग थे। तो मेरे सामने एक जापानीज था और 2 इंडियन लोग थे, वो शायद उसके साथ जा रहे थे। तो उनकी बातें चल रही थी, तो जापानीज के पाँव में एक जूता था। तो उसने जैसे ही जूता हिलाया तो उसकी लेस ऑटोमेटिक खुल गई, और वो फिर से जूता हिलाता था तो लेस ऑटोमेटिक बन जाती थी। और वो लोग उसका, इंडियन लोग उसका देख रहे थे, तो मैं भी बड़ा क्यूरियस हो गया, यार ये जूता कैसा है? आप पाव डाल दो, आपके पाव के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से ती लेस ऑटोमॅटिकली बांधली जायची, आणि तुम्ही फक्त हलवा पाय, ती लेस ऑटोमॅटिक उघडली जायची, म्हणजे तुम्हाला तो बूट काढायचा है। इट इज अ इनोवेशन, वो किसी ने किया होगा, है ना। जैसे मेरे यहाँ कई जापानीज लोग डेलीगेशन आते हैं मेरे को मिलने नागपुर में,
तो एक बार एक जापानीज ने मेरे को, मैं उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गया, तो उसने जाते जाते मेरे को एक गिफ्ट दिया, सर दिस इज फॉर यू, ओपन इट. आता पाश्चिमात्य लोक आणि भारतीय लोक यांच्यामधला एक फरक आहे, तर कोणी वेस्टर्ननी जर तुम्हाला गिफ्ट दिली तर ती त्याच्यासमोर उघडावी लागते. त्याच्यासमोर तुम्ही उघडली नाही तर तो त्याचा अपमान समजतो. भारतीय संस्कृतीत वेगळं आहे. तुम्ही जर मला गिफ्ट दिली आणि मी सगळ्यांसमोर ती उघडली तर तुम्हाला वाटेल अरे ये छोटी गिफ्ट आहे, ये असं आहे. तर आपल्याकडे पाहुणे गेल्यावर आपण गुपचुप गिफ्ट उघडतो. तो उसने बोला खोलो इसको. तो पेन था. तो मैंने बोला यार ये पेन क्यों दिया? तो बोले वो अभी भी मेरे पास है घर में पेन, वो मल्टी कलर का पेन है, 5 कलर है उसमें. मैंने कहा व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? उसने बोला ये पेन की स्याही कभी भी खत्म नहीं होती. मैंने कहा था आर यू जोकिंग मी? आर यू? ही सेड नो, गो अहेड एंड ट्राई. मी चक्राऊन गेलो. मैं घर में आया, मैंने कहा ये पेन की इंक कभी खत्म नहीं होती, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक रिफिल होता है या इसमें ऐसा कुछ है जो कन्वेंशनल राइटिंग के अगेंस्ट जाता है. तो अपन पेन से लिखते मतलब क्या होता है, पेन में एक बॉल होता है. वो बॉल के प्रेशर से लिखते समय वो बॉल पीछे जाता है और इंक आती है और हम लोग लिखते हैं, तो इंक तो कंज्यूम होती है. तो इसमें ऐसा क्या है कि इसकी इंक खत्म नहीं होती लाइफ टाइम. तो फिर पता चला कि इसमें एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड की इंक बनाई गई है. अब वो पेन का सबसे बड़ा डर है वो चोरी होता है. तो वो पेन मैं किसको देता नहीं हूं, मैं घर में ही रखता हूँ. ही शाही वाळते ही नाही, वो पेन तसाच्या तसा चालतो. तो देर आर एन नंबर ऑफ इनोवेशंस आर देयर. जापान में सेल्फ क्लीनिंग कपड़ा बन गया है, जर्मनी में सेल्फ क्लीनिंग पेन बन गया है, मतलब आपको कार धोने की जरूरत नहीं. आपने क्रॉम्पटन ब्रीज के पंखे की एड देखी है क्या? ये पंखे पे धूल जमा नहीं होती, आपने टीवी पे देखी होगी. मुझे ये बताइए बताइए किसी भी चीज पे डस्ट क्यों जमा होती है? का बरं धूळ जमा होते सांगा बरं मला. एखादे चीज पे डस्ट क्यों जमा होती है? Due to roughness of the surface. Absorption phenomena. ओके ओके ओके, व्हाट एल्स? Due to the absorption phenomena. ओके, व्हाट एल्स? स्टिल नॉट द करेक्ट आंसर. क्या होता है? द डस्ट पार्टिकल आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज and the surface is also charged oppositely. So opposite attract. आणि म्हणून आपल्याकडे कोणत्याही सरफेसवर धूळ जमा होते. अब अगर क्रॉम्पटन बोलता है कि हमारे पंखे पे धूल जमा नहीं होती, तो इसका मतलब क्रॉम्पटन ने क्या किया होगा? उसने वो पंखे के ब्लेड का सरफेस टेंशन इतना बढ़ाया होगा केमिकली कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टॅटिकली चार्ज पार्टिकल वहां अट्रॅक्ट नाही होगा. म्हणून मी तुम्हाला काल म्हटलं होतं तुम्हाला एक चांगलं ऑब्झर्वर बनायचं आहे. प्रत्येक स्टेपवर प्रश्न पडले पाहिजे याचा अर्थ काय. अँड देयर इज अ सायन्स बिहाइंड एव्हरीथिंग. एव्हरीथिंग वी डू सिन्स वी गेट अप टिल वी स्लीप इज ऑल सायन्स. ऑल सायन्स. देयर इज नो सच थिंग एज अंधश्रद्धा. ऐसा कुछ भी नहीं है. बिल्ली आड़ी गई कि काम नहीं होता, शनिवार के दिन काला कपड़ा नहीं पहनना, शनि को तेल चढ़ाना, वो जिनको करना है वो करो. बट आप अगर साइंस से मुझे प्रूव करके बताओगे कि बिल्ली आड़ी जाने के बाद काम नहीं होते तो मैं मानूंगा. अदरवाइज आई डोंट सी एनी साइंस इन दैट. सो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट द एनीथिंग, एनी फिनोमिना, we have to understand the basic science and theory behind that. और ये अगर आप समझोगे तो फिर आगे का काम आपका अच्छा होगा. और ये आता है टीचिंग प्रोसेस. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर टीचर. तो जैसे अपने एपीजे कलाम साहब थे, ही वाज एक्सलेंट टीचर. तो आपको बच्चों के मन में क्यूरोसिटी तैयार करना है. किसका था वो सेंटेंस? आई थिंक इट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन ओनली. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अ गुड टीचर टीचेस, अ वेरी गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट,
an excellent teacher inspire. You have to inspire. You don't have to teach. वो तो कोई भी करता है, बच्चे तो नोट पढ़ के भी एग्जाम पास होते हैं, राइट? सो वो एक एक्यूमेन आप खुद में डेवलप करो. आपका एक आधा कोई अच्छा बच्चा होगा या इवन फैमिली मेंबर होगा, you do that. Now coming to the presentation part, when you are writing a proposal, do not have sloppy language, spelling error, okay? क्योंकि जो एजेंसी आपको 10 लाख रुपए देने वाली है वो ये टॉलरेट नहीं करेगी. सो मेक श्योर योर 10 pages proposal, 14 pages proposal have zero mistake, no error. Then your field. Is the work fundamental to the field? Does it have a broader implication? Does it make the use of emerging technology? Can it be done on time and budget? अभी ब्रॉडर इम्प्लीकेशन तो मैंने बताया, फंडामेंटल टू द फील्ड वो भी बताया. अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है कि आप अगर एक चीज पे काम कर रहे हो, टेक्निक जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वो कंप्लीट होके कमर्शियल होते होते 2 साल हो गए, और तब तक अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपकी टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो गई ना सर. तो इसीलिए आपको आने वाले, मतलब अभी 5G आएगा इंडिया में, तो आपको 6G के ऊपर काम करना पड़ेगा 2 साल बाद, या इमीडिएट अगर आपको काम करना है तो अभी 5G पे काम करना पड़ेगा, तो ही जाके 5G मैच्योर होगा आने वाले 3-4 साल में. सो व्हाइल यूजिंग अ टेक्नोलॉजी वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट इज बीइंग ऑब्सोलीट. जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी सून आपका पेन ड्राइव ऑब्सोलीट होगा, आपकी हार्ड डिस्क ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गई है, अभी वो SSD वाली डिस्क आती है ना. आपका फ्लॉपी डिस्क ऑब्सोलीट हो गया, बहुत जल्दी आपका DVD जो होता है, DVD प्ले करने वाला, वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा. तो आपका जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, इट विल बी इंटीग्रेटेड विद स्क्रीन, डिस्प्ले एंड कीबोर्ड. शायद कीबोर्ड और माउस ऑब्सोलीट ना होवे, क्योंकि नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द टच. तो ये होता है, जैसे फोन में कीबोर्ड ऑब्सोलीट हो गया, अब टच के बाद भी ऐसा कुछ आ रहा है, विजुअल कांटेक्ट नहीं किएगा. अब अगर आपने 8 पे फोकस किया तो 8, या आपने कांटेक्ट खोला और आपने अमित के आगे आपकी आंख रखी तो अमित को फोन कॉल जाएगा, आपको फोन दबाने की भी जरूरत नहीं. अभी वो कैसा हो रहा है, अभी वो सीरी या वॉइस एक्टिवेटेड कमांड, आपने बोला कॉल आलोक रंजन, वो आलोक रंजन को कॉल जाएगा. अभी वो भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं, अब सिर्फ आंख रखनी है, आलोक के नंबर के सामने फोन लग जाएगा. तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है. देन कंपटीशन. मेरा एक अमेरिकन बॉस था, वो मेरे को हमेशा बोलता था, निखिल तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो 10 लोगों के दिमाग में पहले आ चुका है और उन्होंने वो छोड़ के वो कुछ और कर रहे हैं. देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग न्यू. ओके, लोग सिमिलर थॉट दुनिया में, आप ये सोचो ना यार, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, आप जो सोच रहे हो वो भी सोच सकते हैं ना. तो देयर आर मेनी पीपल ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, बट how your approach will be different. Can you get there first, right? So कई बार ये भी देखा गया है कि कंपटीशन आपका प्रपोजल रिव्यू कर सकती है. देयर आर सम अनइथिकल प्रैक्टिसेस कि किसी का किसी को पास ऑन ये होता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है. ये एक बार हमारे साथ हो चुका है, हमारा प्रपोजल किसी और को दे दिया, उसको पैसे मिल गए, ये हमको 3 साल बाद पता चला, वो भी किससे, चेयरमैन ऑफ द कमिटी से. एनीवे, तो होता है, आपका प्रपोजल कोई और लेके जा सकता है. इट्स हमने सोचा कि वी वर रिजेक्टेड एंड देन बाय एक्सीडेंट वी केम टू नो दैट कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी. वी नेवर माइंड, क्यों होता है जाने तो. सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑलवेज कि मेरी कंपटीशन तगड़ी है तो मैं काम अच्छा करूंगा. फिर हमारी फंडिंग एजेंसी. अब क्या होता है, आपको उनके वेबसाइट पे प्रायोरिटी दी जाती है. हमको जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि वो क्राइटेरिया में हमारा प्रपोजल बैठेगा क्या, फंडिंग प्रायोरिटी में हम लोग बैठेगा क्या, वो स्टडी हमने कर ली. फिर
अगर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए सब थीमेटिक में, तो हमें ये देखना है, कई बार क्या होता है, आपका आइडिया 5-6 प्रोग्राम में फिट होता है, 5-6। अब आप 5-6 में तो नहीं डालोगे, तो जो बेस्ट फिट है उसी में आपको डालना है, और उसमें आपको ईमेल में लिखना है कि द रिसर्चर फील दैट द करंट प्रपोजल इज आल्सो कंपैटिबल विद द फील्ड ए बी सी डी, बट रिसर्चर हैव डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर फील्ड सी ओनली, तो उनको भी पता चल जाएगा। फिर क्या होता है, एक प्रोग्राम ऑफिसर दिया जाता है जिसका ईमेल होता है, मोबाइल शायद वो देते नहीं है इनिशियल स्टेज पे, वो एक कांटेक्ट होता है, वो आपको टाइम टू टाइम बताएगा और वो बोलेगा कि आप वेबसाइट पे अपडेट दिखिए या हम आपको ईमेल करेंगे। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो, तो कई बार वो आपका स्काइप से इंटरव्यू लेते हैं, और एक बार हमको उन्होंने लखनऊ भी बुलाया था, और उनका ये कहना था कि वो हमारे हाथ पाव चेहरा वगैरह सब देखना चाहते की हम जेन्युइन आहे की नाही आहे, आणि तिथे बाकीचे लोकही आले होते, तर ते प्रेझेंटेशन द्यायला बोलवत होता सगळ्यांसमोर, मग त्याच्यात अजून इनपुट येऊ शकतात। देन आपका वो फॉलोअप लेता है फंडिंग एजेंसी, जो मैंने बोला मॉनिटरिंग, 15 दिन या महीने में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आपको कुछ कंडीशन दी जाती है कि आप मीडिया से बात नहीं करोगे, प्रेस रिलीज में आपका नाम आना नहीं चाहिए। हाँ, और एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है कि रिसर्च खत्म होने के बाद आपको एक रिसर्च पेपर देना पड़ता है। ये हमको बाद में पता चला, अब ये मैंडेटरी है। जैसे ही आपका रिसर्च खत्म हो गया ना, आपको एक 10 पेज का रिसर्च पेपर उनको लिख के देना पड़ता है, और वो पब्लिश करते हैं। तो और जो लोकल आपका एक सपोर्ट होता है, यूजुअली क्या होता है, पूना इज अ बिग बेस एंड हैदराबाद, यहाँ पे सब एजेंसियों के लोकल कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो जो कि हम लोग महाराष्ट्र में, तो पूना में वो एक डेडिकेटेड आदमी रहता है। अगर इस जोन में काम चालू है, आपको कभी भी दिक्कत आई तो उसको कांटेक्ट किया तो वो तुरंत आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तुरंत। तो फंडिंग एजेंसी के बारे में हमको जानकारी, तो ये टिप्स है जिससे हम अपना जो चांसेस है वो 10%, टॉप 10% में आने के ले सकते हैं। देन गाइडलाइन, ड्यू डेट, अगर उसमें लिखा है कि 5 मार्च को आपको सबमिट करना है, उसका मतलब क्या है, 4 मार्च की मिडनाइट, रात के 11:59 ये उसका डेडलाइन, उसके पहले आपकी ईमेल जानी चाहिए। कई बार गाइडलाइन में प्रपोजल की लेंथ दी जाती है, शुड नॉट एक्सीड 30,000 वर्ड और 10 A4 पेजेस, फिगर एंड टेबल सेपरेट। फिर आपको कुछ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट करने पड़ते हैं, हाँ, आपके प्रपोजल में अगर दिए गए तो करना पड़ता है, नहीं तो आप आपके हिसाब से। और बजट कंस्टेंट और मैचिंग फंड, इसका मतलब क्या है, सपोज आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट मिला, तो आपको 15% एडवांस मिलता है 1.5 लाख का। और मान लो आपको कुछ इक्विपमेंट लेना है या आपको ट्रैवलिंग करना है, तो आपके जेब में 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो आप वो खर्चा करो और उसके बिल रेज करके बचे हुए पैसे उनसे ले लो। और जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, तो बचे हुए 20% आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा 80-20, मतलब 15, बीच का एक स्लॉट 50-55 का, आखिरी का 20 का स्लॉट। तो हमको थोड़े पैसे अपनी जेब में रखने, फील्ड सर्वे लेना है, ट्रॅव्हलिंग लेना है, हो। बजेट बद्दल मी सांगितलं, कॉस्टिंग ॲक्युरेट पाहिजे आणि ओव्हरहेडचा पूर्ण विचार केला पाहिजे। लोकल सपोर्ट जे मी तुम्हाला सांगितलं, यू हैव टू हैव अ कलीग हूम यू कैन ट्रस्ट। अगर आप यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के किसी बड़े डीन से वगैरह बात कर रहे होगे, तो एजुकेशन ऑफिसर या डीओ जो है, डिवीजन चेयर, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको पैसे की मदद चाहिए तो वे लोग मदद कर सकते हैं, आप एडवांस लेके आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है। स्पॉन्सर्ड अगर रिसर्च होगा, तो स्पॉन्सरशिप का जो कोऑर्डिनेटर होता है उससे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, को स्पॉन्सर होगा तो वो भी करना पड़ता है। और एक जो लोकल सपोर्ट होता है, जो मैंने बोला पूना में जो होता है यूजुअली मेजर एजेंसियों का, वो आपको रोड मैप भी आपको बताता है कि ये टाइम पे ऐसा ऐसा आपको सबमिट करना है। तो ये हो गई आपकी गाइडलाइन।
आता वाजले 12:03. कालच्या सारखंच आपण 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, म्हणजे 12:15 आपण येऊ. मग मी तुम्हाला टिप्स सांगतो. 12:30 पर्यंत हे कम्प्लीट करू आणि मग 1 तास इचिक्स घेतो. ठीक है? अभी एक अपन 12:15 तक का ब्रेक लेंगे. ठीक है? एंड वी विल मीट एट 12:50. ओके? ओके सर. ओके सर. ओके सर. ओके सर. हॅलो. हाँ हेलो मैम.